सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा था, तो अब उस उनसे संबंधित क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो अभी तक सीटेट के पेपरों में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित सारे प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के जो सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के क्या आधार हैं? यानी जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो किस आधार पर दिया है? विकल्प पढ़ेंगे। व्यक्ति की आयु, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी पक्ष में और विपक्ष में, व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। केवल बी सही है, ए और सी सही है, ए और बी सही है या फिर सी सही है? कौन सा सही है? तो इसमें केवल बी वाला सही है। कौन सा सही है? बी वाला सही है। जैसा कि वीडियो में आपने याद होगा आप लोगों को, उसमें बताया गया था कि व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर, यानी जो उन्होंने कहानी हिंज की सुनाई थी उसमें उन्होंने पूछा था कि चोरी करना सही है या गलत है, तो कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट डाला था। यानी जो उत्तर था चोरी के पक्ष में और विपक्ष में, उसके आधार पर उन्होंने नैतिकता के जो सिद्धांत है उसको वर्गीकृत किया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो उनका सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है या फिर यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है? तो इनमें से कौन सा सही है? डी वाला सही है। डी वाला क्यों सही है? क्योंकि उन्होंने बच्चों को दुविधापूर्ण स्थिति में डाला था, ये प्रश्न पूछ के कि बताओ ये चोरी करना सही है या फिर गलत, और उनके उत्तरों के हिसाब से ही फिर नैतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। उन्होंने कोई प्रयोग नहीं की थी, ना ही सटीक अवस्थाएं निर्दिष्ट की हैं। अवस्थाएं तो दी हैं लेकिन इसमें लिखा है निर्दिष्ट नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने अवस्थाएं दी हैं, 6 अवस्थाओं में बांटा है, 3 स्तरों में और 6 अवस्थाओं में। तो ये वाला भी गलत हो गया। और संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। डी वाला सबसे सही है, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? देखते हैं विकल्प, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। क्या उन्होंने खेल खिलाकर अवलोकन किया था या फिर प्रायोगिक विधि से अवलोकन किया था? कोई मात्रात्मक शोध कार्य विधि प्रयोग की थी या फिर बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, ये वाली तकनीक अपनाई थी? कौन सी अपनाई थी? डी वाली अपनाई थी, है ना। कहानी सुनाई थी उन लोगों को और फिर उसके बाद अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द कौन सी अवस्था में घूमता है? सारी अवस्थाएं आपको याद होंगी। एक प्री कन्वेंशनल थी, एक कन्वेंशनल थी और एक पोस्ट कन्वेंशनल थी। यानी पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक, और एक थी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, है ना। तो इनमें से कौन सा सही है? या तो प्री होगी या फिर पोस्ट होगी, वो सॉरी कन्वेंशनल होगी। ये वाली विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता, इनमें ये तो दोनों गलत हैं क्योंकि इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब कानून की नैतिकता के इर्द, यानी कानून का पालन कब करते हैं? कन्वेंशनल स्टेज में करते हैं। किस स्टेज में बच्चा कानून का पालन करता है? तो वो करता है कन्वेंशनल स्टेज में। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं थी? 2 प्री कन्वेंशनल में थी
दंड और आज्ञा पालन, और दूसरी थी स्टेज ऑफ ईगो या फिर स्टेज ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, या आदान प्रदान या फिर एक्सचेंज वाली अवस्था जो थी वो पूर्व परंपरागत में थी। लेकिन जो पारंपरिक नैतिकता है या परंपरागत नैतिकता है, कन्वेंशनल स्टेज है, उसमें ये समाज में जो नियम बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उनका पालन करते हैं बच्चे। ठीक है, अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो ये जो गिलिगन हैं, ये उन्हीं की टीम में थे जब ये नैतिक सिद्धांत दे रहे थे, और उन्होंने इस सिद्धांत की थोड़ी सी आलोचना की है। किस बारे में की है? विकल्प दिए हैं, देखिए किस बारे में है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो इनमें से कौन सा है? इसमें जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बोला है कि आप नारीवादी जो दृष्टिकोण है उस विषय पर उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने केवल पुरुषों को सम्मिलित किया था, महिलाओं को नहीं किया। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ए वाला हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, देखिए क्या कहा था गिलिगन ने, एक बार नीचे देखिए। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि यह पुरुष केंद्रित है। कैसी है? पुरुष केंद्रित है। और क्योंकि महिलाओं का जो दृष्टिकोण होता है वो नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है, देखभाल की नैतिकता होती है उनमें। कौन सी नैतिकता होती है? देखभाल की नैतिकता। इस पर अधिक ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती हैं महिलाएं, जबकि जो पुरुष होते हैं वो न्याय की नैतिकता पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनके जो विचार होते हैं वो रिश्तों और जिम्मेदारी पर आधारित होते हैं महिलाओं के, जबकि पुरुष न्याय की नैतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जो निष्पक्षता और नियमों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये गिलिगन ने बोला था, इसको याद रखिएगा। गिलिगन ने किस बारे में इनकी आलोचना की है? महिलाओं के दृष्टिकोण के बारे में, महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण के बारे में, या फिर देखभाल की नैतिकता के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। ठीक है, अब आगे विकल्प पढ़ेंगे। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, या फिर वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। आलोचना किस बारे में थी? लैंगिक भिन्नता के बारे में थी। अभी पीछे पढ़ा था आप लोगों ने, आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, इनके अनुसार नैतिक विकास क्या है? एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। फिर है बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है, बच्चों की बुद्धि लब्धि पर परस्पर संबंधित है, या फिर पूरी तरह से आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। तो कोहलबर्ग ने बुद्धि लब्धि और आनुवांशिक कारण, इन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, ना कोई इन पे बात की। तो ये दोनों तो सीधे सीधे गलत हो गए, है ना, ये दोनों सीधे सीधे गलत हो गए। अब बचा क्या? देखिए, इन्होंने 6 स्तरों के बारे में बताया था, है ना, 3 स्तर थे और 6 अवस्थाएं थी। तो पहला वाला सही हो जाएगा। यह एक असतत प्रक्रिया है और जो 6 चरणों में होता है, क्योंकि इन्होंने जो नैतिक विकास है वो उसके 6 अवस्थाएं प्रस्तुत की थी। और सामाजिक और सांस्कृतिक, हमने कहा था जब जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए वहाँ पे तो लेव वाइगोत्स्की होते हैं, है ना। तो कौन सा सही हो गया? पहला वाला सही हो गया। ठीक है, पहला वाला सही हो गया। असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। अगला देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता
विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। तो देखिए, सामाजिक कानूनों की परवाह नहीं कर रहा है। सामाजिक कानूनों की परवाह कब करता है? कन्वेंशनल स्टेज में करता है। कौन सी स्टेज में? कन्वेंशनल स्टेज में। अब कन्वेंशनल के आगे वाली स्टेज में ये पहुंच गया, ठीक है। तो सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। कौन सी स्टेज में है? सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता, या फिर यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। तो जो इंस्ट्रूमेंटल वाला था ये तो प्री कन्वेंशनल में था, तो ये गलत हो गया। किसमें था ये? प्री कन्वेंशनल में था, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था संधारण उन्मुखता, ये भी गलत हो गया, क्योंकि समाज के नियमों को बनाए रखना, मेंटेन किए रहना, ये किसमें था? ये कन्वेंशनल स्टेज में था, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया। अब देखेंगे सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो अपन इसमें क्या है? अपने सिद्धांत खुद बनाना। सार्वभौमिकता नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता यानी कि सामाजिक नियमों से परे अपने सिद्धांत खुद बनाता है कि हाँ ये सही है या फिर ये गलत है। तो ये जो बी वाला है ये सही हो गया। कौन सा सही हो गया? बी वाला सही हो गया। एक बार फिर से अब वीडियो देख लेंगे पहले वाली, तो आपको सारी अवस्थाएं क्लियर हो जाएंगी एक बार, और फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें कौन सा सही है? बी वाला सही है। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये भी पोस्ट कन्वेंशनल में था, लेकिन दिक्कत क्या है? इसमें बस वो समाज के नियमों को मानता नहीं है, लेकिन जब वो अपने नियम बनाने लगता है तो वो ये वाली स्टेज में आ जाता है ना। जैसे वीडियो में बताया गया था कि मान लीजिए आप चौराहे पे खड़े हैं, लाल बत्ती है, लेकिन आगे किसी का कोई छोटा बच्चा दौड़ के निकलने लगा, तो आप क्या करेंगे? लाल बत्ती की वजह से रुके रहेंगे क्या? नहीं रुके रहेंगे, आप जाके उस बच्चे को बचाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, यानी उससे मुक्त होने लगे। समाज के जो नियम हैं जरूरी नहीं है कि वो मानने ही पड़े, इससे वो मुक्त हो गया। और जब वो अपने नियम खुद बनाने लगेगा तो वो सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता में आ जाएगा। तो अभी कौन सा सही हो गया? बी वाला सही हो गया। एक बार फिर से आप जितने भी इस तरह वो सारे देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। यानी कि देखिए, समझिए क्या बोल रहा है। वो यह विश्वास करता है कि सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से, यानी कि समाज के नियमों को मानने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। यानी कि समाज के नियमों को वो मान रहा है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प होगा देखेंगे पहले। विकल्प कौन कौन से हैं? यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, यानी इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिविन्यास, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जो कि अभी आप पीछे वाले में बताया था। अगला विकल्प है दंड और आज्ञा पालन, और चौथा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। देखिए, नाम से ही क्लियर हो गया, सोशल ऑर्डर मेंटेन। सोशल ऑर्डर मेंटेन यानी सामाजिक क्रम को व्यवस्थित बनाए रखना, ठीक है ना। तो ये डी वाला हो गया इसमें। अगला देखेंगे। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। क्योंकि कल मैंने तुम्हें दिया था इसलिए तुम भी मुझे दो। ये क्या हो गया? एक्सचेंज वाला हो गया। क्या हो गया? एक्सचेंज। मैंने तुम्हें दिया था, तुम भी मुझे दो।
अब ये कौन से स्टेज में है, तो देखिए सबसे पहले तो एक्सचेंज, देखिए यहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है, ये लिखा है सी नंबर पे एक्सचेंज, तो ये वाला सही हो गया। जहाँ एक्सचेंज दिख गया, क्योंकि आदान प्रदान हो रहा है तो यही सही हो गया। अब इसमें थोड़ा सा गलत है, ये जो अवस्था है ये पूर्व परंपरागत है, इसमें इन्होंने परंपरागत दे दिया, लेकिन कोई नहीं, विकल्प है, आदान प्रदान देख के हम लोग कौन सा विकल्प लगाएंगे, सी वाला लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं। ये अभी तक के आए हुए सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक आए हुए हैं, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, वो इसी प्रकार से ही आएंगे। बस आपको क्या करना है, जितने भी स्तर हैं 6, उनको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, और 1 नंबर आपका पक्का। अभी तक हर पेपर में एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आया है। जैसे लेव वाइगोत्स्की के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लॉरेंस कोहलबर्ग के भी 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इनको आप पढ़िएगा, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, और अपने और साथियों को भेजिए, जिससे उन्हें भी सीखने को मिले, और उनका जो पेपर आने वाला है सीटेट का, अच्छा जाए। ठीक है, धन्यवाद।